हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मास्टर डामे। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज उसका लास्ट लेक्चर है। हमने जनरल केमिस्ट्री में लगभग ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म कर दी है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें हमने कार्बोकैटायन और कार्बन आयन में डिस्कस कर लिया है और आज हम उसके आगे फ्री रेडिकल्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल, बात से लग रहा है फ्री रेडिकल मतलब उसकी वो ऑड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वैलेंस शेल में कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन का होगा वो sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन व्हिच कार्बन एटम बियर्स ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन रखता है वो। और क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं सिंगल बॉन्ड के होमोलिटिक फिजन से। जब सिंगल बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होता है तब ये फॉर्म होते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ अ कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड गिव्स फ्री रेडिकल्स, गिव्स फ्री रेडिकल्स। 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन कार्बन एटम ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसे ध्यान रखना है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है sp2। क्या होता है? sp2। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है इनका? स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा ट्राइफेनिल बेंजीन, ट्राइफेनिल ट्राइबेंजीन फ्री रेडिकल आपका सबसे अधिक स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने बेटा? पर बेंजीन रिंग 3, 3 बेंजीन 3 या 9 और एक 10, क्योंकि नंबर ऑफ बेंजीन रिंग +1 होता है, 3 पर बेंजीन रिंग +1 होता है। यहाँ पर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा? 4। ये एलिल फ्री रेडिकल है, यहाँ पर कितना बनेगा बेटा? 2। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल, मेथिल ट्राइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल, डाइफेनिल मेथिल रेडिकल और पेंजिल फ्री रेडिकल। फिर आपका एलिल फ्री रेडिकल। उसके बाद आपका क्या? टर्शियरी। टर्शियरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्टेबल वो ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑर्डर है, कॉन्जुगेशन से स्ट्रेंथ कम होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की, इसीलिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रेंथ बनेगा 10, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा। इसीलिए कॉन्जुगेशन देन हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम बनाए थे इन चारों में और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट सिस्टम बनेंगे। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर करिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप याद रखिए। आगे बात करते हैं। अगला हमारा है कार्बीन। अगला हमारा इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बीन। न्यूट्रल डाइवैलेंट। ध्यान रखिए न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। जबकि इससे पहले हमने ये पढ़ा, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन, इसके पहले जो पढ़े वो चार्ज है। कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये क्या है? न्यूट्रल डाइवैलेंट हाईली रिएक्टिव। स्टेबिलिटी कम है इसलिए न्यूट्रल हाईली रिएक्टिव कार्बन इंटरमीडिएट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x y मतलब दो आपके एटम जुड़े होंगे, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग-अलग भी हो सकते हैं। कार्बन पर एक लोन पेयर होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 यहाँ 2 4 2 6। कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके बेटा, कैसे फॉर्म होता है? दे रखा है CH3 अल्कोहलिक केवल जो हीट किया तो पहले बनेगा CH3 और उसमें से X- निकल जाएगा तो CH2 फॉर्म होगा। यह डाइक्लोरोबेंजीन बनाने का, सॉरी डाइक्लोरोकार्बन बनाने का सबसे फेमस फार्मूला है जो हम आगे यूज भी करेंगे रिएक्शन में। तो ये क्या बना? CH2 डाइक्लोरो हाइड्रोजन है, डाई हेलो कार्बन है। ये X यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन, डाई हेलो कार्बन है। CH2 मतलब मेथिलीन इज सिंपलेस्ट कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों क्या है? दोनों हाइड्रोजन क्या है? मेथिलीन इज सिंपलेस्ट कार्बन। और भी देखिए बेटा क्या इसमें अलग अलग है। ये क्या? फेनिल कार्बन, RR क्या? डाइएथिल कार्बन और CCl2 क्या? डाइक्लोरोकार्बन। तो हम लोग कार्बन डिस्कस कर रहे हैं, इसे कॉपी कर लिए। फिर हम लोग बात करेंगे 2 टाइप के कार्बन होते हैं, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। क्या क्या उसमें कंडीशंस हैं, क्या क्या उसकी स्पेशलाइजेशन है, उसकी बात हम लोग करते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया क्या? जब कॉपी हो गया, इसमें आपको बस वही स्टेबिलिटी ऑर्डर और थोड़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है और स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है रिएक्शन इंटरमीडिएट के। और बाकी कैसे ये यूज करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब कहाँ बनते हैं, ये सब बातें हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे कौन किस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, वो सब बातें होंगी। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लें। 2 टाइप्स कार्बन होता है बेटा, 2
टाइम्स। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बन का देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्डर में होते हैं। जो फार्मूला होता है 2s+1। यहाँ पर s क्या होगा, इसके लिए s होगा 0, s क्या होगा, s होगा 0, 2s+1 आएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2s+1 क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मेरे दोनों पेयर है तो इसका मान 0 आएगा, तो 2 × 0 0 + 1 तो 1 आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है C sp2 हाइब्रिडाइज या sp हाइब्रिडाइज। ये सिर्फ होता है सिंगलेट कार्बन सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि ट्रिपलेट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और sp हाइब्रिडाइज होता है। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी दो अनपेयर्ड होगा। तो 2s+1 का मान क्या होगा, 2s+1 का मान होगा 3, क्योंकि हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1, 2 × 1 2 + 1 3। स्पिन एनर्जी इसकी कितनी होती है, ट्रिपलेट कार्बन की 3 होती है। देखा है तो जनरली यदि आपसे जनरली पूछा जाए, जनरली ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्यों होता है बेटा, देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक ही ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो होता है वह सिंगलेट कार्बन में ज्यादा होता है, इसीलिए सिंगलेट कार्बन से ज्यादा स्टेबल होता है ट्रिपलेट कार्बन जनरली, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन में रिपल्सन कम है इलेक्ट्रॉन का, जबकि सिंगलेट कार्बन में रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। इसमें क्या है, ज्यादा है। बट in case of dihalocarpene, singlet is more stable due to, जो डाइहेलोकार्बन होगा उसमें सिंगलेट ज्यादा स्टेबल है, क्यों सिंगलेट इज मोर स्टेबल ड्यू टू back bonding between filled p orbital of halogen and vacant p orbital of कार्बन। होता क्या होगा, देखिए जब हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हेलोजन होंगे, हेलोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसका शेयरिंग में गया, बाकी उनके पास 3 पेयर होते हैं अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, है 3 लोन पेयर होता है। तो उसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग की संभावना इस वैकेंट ऑर्बिटल से में और उनके फील्ड ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग से स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हेलोकार्बन में सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल, लेकिन उसके अलावा ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक परसेंट कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेबिलिटी का, तो जनरली पूछ रहा है तो ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, और यदि हेलोजन का दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। तो क्वेश्चन के आंसर देते समय
आप एक बार का ध्यान रखेंगे कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि सारा खेल उसी में। क्वेश्चन यदि आपने सही समझा तो आंसर आप दे सकते हैं। देखिए बेटा, CF2 is more stable than CCl2 is more stable than CBr2 is more stable than CI। सिंगलेट कार्बन में स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है कि डाइफ्लोरोकार्बन इज मोर स्टेबल देन डाइक्लोरो इज मोर स्टेबल देन डाइब्रोमो इज मोर स्टेबल देन डाइहाइड्रो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर डाई बॉन्डिंग में 2p वैकेंट है कार्बन का, और इसके 2p में ही फील्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है, कहा जाए कि लोन पेयर है, तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ वाले क्या है, 2p वैकेंट है और 3p में फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगी। यहाँ पर क्या है, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल और फील्ड ऑर्बिटल का नंबर बदलता जाएगा। भाई 2p रहेगा तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, 2p 3p में बैक बॉन्डिंग कम, और बैक बॉन्डिंग कम, और बैक बॉन्डिंग कम, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। और क्या ध्यान रखना होगा, कार्बीन्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखना होगा, ये सब चीजें ध्यान रखना इसलिए कि आपको याद रहता है, लेकिन ये टर्म याद है कि कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके बैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल है। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अगला बेटा, जो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है? जो जनरल ऑर्डर है वो है मेथिलीन, फिर CF2, फिर उसके बाद CCl2, फिर उसके बाद CBr2। ये स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, सबसे स्टेबल कौन है? मेथिलीन, मोस्ट स्टेबल है मेथिलीन। कैसे फॉर्म होता है मेथिलीन? CH2N2 को जब या तो सनलाइट दें या हीट करें तब फॉर्म होगा कार्बन और नाइट्रोजन फॉर्म होगा। कॉपी कर लिया बेटा। अगला नाइट्रोजन वाला क्या है? अगला हमारा नाइट्रोजन है नाइट्रीन। कौन सा होता है? नाइट्रीन भी नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बन है। जैसे हमारा कार्बन था, वहां पर क्या सेंटर होगा? वहां पर सेंटर नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रीन क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन are known as नाइट्रीन। इसकी रिएक्शन हम आपको नहीं बता रहे, कार्बन की, नाइट्रीन, किसी की भी। ये रिएक्शन हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम मुझे सर बुक्स में इसमें पढ़ा, हमारा रिएक्शन भी दे रखा है, रिएक्शन यहाँ नहीं पढ़ाता है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। रिएक्शन जहाँ पर हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पर रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन इज नोन एज नाइट्रीन। नाइट्रीन होता क्या है? नाइट्रीन आर नाइट्रोजन एनालॉगी ऑफ कार्बन। कार्बन का नाइट्रोजन एनालॉगी है नाइट्रीन। कैसे बनता है? क्या होता है इसमें? किस टाइप होता है? किस टाइप का होता है? ये सब बात करते हैं। कॉपी कर लिए इसको, तो कॉपी कर लिया था। तो बस आपको इंटरमीडिएट में ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सब चीजें आपको पूछी जाती हैं। इसलिए मैंने आपको जो चीजें पूछी जाती है बेटा वही चीजें डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक से पढ़िए, आपके पास रेफरेंस बुक होगी। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, और बहुत डिटेल में पूछा है, जहाँ जितनी जरूरत है उतनी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। HN ये आपका है नाइट्रीन। C6H5N ये आपका होता है फेनिल नाइट्रीन। RN ये आपका है एल्किल नाइट्रीन। 2 टाइप का होता है। कितने टाइप होता है? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? एक आपका होता है सिंगलेट, उसी तरह कोई पेड़ होगा, जैसे
आर एन ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज। ये क्या है? सिंगलेट कार्बन। और दूसरा आपका होता है ट्रिपलेट नाइट्रोजन क्या होता है? देखिए क्योंकि दो लोन पेयर है आपका, यहाँ पर दोनों लोन पेयर है, इसमें क्या एक लोन पेयर है, दूसरे में अनपेयर्ड है। तो क्या होगा? वही 2s+1 से फॉर्मूले से आएगा। 2s+1 से यहाँ पे s का मान 2 होगा, 1 होगा भाई, हाफ प्लस हाफ 1, 2 + 1 2 + 1 3। और यहाँ पे क्या होगा? सारा पेयर है, तो s क्या होगा? 0 का 2 × 0 0 + 1। ये सिंगलेट है और ये ट्रिपलेट। इसमें हाइड्रोजन क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन होता है sp। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका वहां पर था, यहाँ पर भी क्या है? दो तरह हाइड्रोजन, दो तरह कार्बन है, मतलब नाइट्रीन है, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन जो होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जबकि ट्रिपलेट नाइट्रीन आपका sp हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है कितने टाइप होगा, कैसे होगा। ओके, कैसे फॉर्म होता है इसकी बात करते हैं। फॉर्म होता है आपका RN3 एजाइड से बनता है, हीट किया तो Rn + N, या RSO2N3 HNO RSO2N प्लस नाइट्रोजन इसके ऊपर आता है आसानी से, तो नाइट्रीन बन जाता है। अगला हमारा इंटरमीडिएट है बेंजाइन। इधर हो गया बेटा, लास्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बेटा? बेंजाइन। बेंजाइन रिएक्शन देखिए कैसा होता है। ये होता है बेंजाइन, इसका नाम है, फॉर्मूला इसका C6H4 और नाम है 1,2-डाई-डिहाइड्रोबेंजीन। 1,2-डाई-डिहाइड्रोबेंजीन। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है। किसका होता है? एरोमेटिक कैरेक्टर। बहुत ध्यान रखिए, अक्सर कंफ्यूजन होगा कि अब वो तो फॉलो नहीं कर रहा है। एरोमेटिक होगा बेटा, ये क्या होता है? एरोमेटिक। क्या होता है बेटा? एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कैसे बनाए देखिए, जब इसका Na-Na2 से रिएक्शन कराते हैं, Na-NH2 से, ये आपका ये हाइड्रोजन ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये Cl निकल जाएगा, तो फॉर्म होगा बेंजीन। क्या फॉर्म होगा? बेंजीन। बेंजाइन फॉर्म होगा। ये हो गया आपका बेंजाइन। कैसे हो गया? ये हाइड्रोजन लेके NH3 इसके ऊपर गया, क्या हो गया? NH3 निकल गया, और ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो एक बॉन्ड पहले से, दूसरा बॉन्ड क्या है? Cl निकल गया, तो यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपका है बेंजाइन। क्या है? बेंजाइन। अब इसमें देखिए क्या आपको ध्यान रखना है, इट बिहेव एज डाइनोफाइल and give Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction and gives Diels-Alder reaction. It react with strong electrophile, strong nucleophile
strong nucleophile like NH2 minus, strong nucleophile like NH2 minus। बेटा कॉपी कर लिया आपने, इधर हमारा इसका रिएक्शन लिखें इसका। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NH2 से रिएक्शन करता है क्योंकि स्टेबल है बेटा, एरोमेटिक स्टेटस में है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो रिएक्शन कैसे करता है NH2 से, कहाँ फॉर्म होगा ये सब बात आपसे कहा कि कौन सा कंपाउंड कहाँ बनेगा, वो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात होगी। कैसे रिएक्शन करता है बेटा इसको देख लीजिए। NH2 यहाँ से अटैक किया तो ये बॉन्ड आपका इधर आ गया, क्या फॉर्म हुआ, NH2 लग गया, यहाँ पे नेगेटिव, जब उसको H+ मिल जाएगा तो यहाँ H+ लग जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन फॉर्म हो गया। इतने रिएक्शन इन्वर्टर हम लोग पढ़ने थे, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। इतने रिएक्शन इन्वर्टर कैसे फॉर्म होते हैं, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ये सब यदि आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन हमेशा इस पर आते हैं, क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, उसकी बात करते हैं। कॉपी कर लिया बेटा। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। उसमें ज़्यादा पहचानने के लिए आता है कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन रखा है आपने, जस्ट हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट, जो भी ऑर्गेनिक रिएजेंट होगा वो दो तरह हो सकते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। ये टर्म सुने रहिए क्योंकि इन टर्म्स का यूज होगा। जो भी टर्म आपको बताया होगा सारे टर्म्स का हम लोग यूज करेंगे, तो टर्म्स आपको बता देंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दो तरह का होता है, टू टाइप्स। पहला देखिए चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, ये होता है पॉजिटिव चार्ज रिसीव, पॉजिटिव चार्ज species in which central atom has incomplete octet. Central atom has incomplete octet, यानी बेटा क्या हुआ, यानी ये पॉजिटिव चार्ज चीज है जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। सेंट्रल ऑक्टेट पूरा होता है, उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स है। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स है। जैसे देखिए H+, X+, R+, NO2+, SO3H+, etc.
आपको एक नोट पर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है बेटा? ऑल कैटायंस आर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट क्या बेटा? एक्सेप्ट कैटायंस ऑफ फर्स्ट ए, मतलब एल्कली मेटल से कैटायन बेटा कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, क्योंकि उनका क्या होता है? ऑक्टेट पूरा होता है। एल्कली मेटल्स के कैटायंस, एल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन ग्रुप एलिमेंट्स Al+3 NH4+, इन सब पर पॉजिटिव चार्ज तो होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है। अगला देखिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, बी आपका क्या है बेटा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होता है बेटा? न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड, न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड in which central atom have incomplete octet या vacant d ऑर्बिटल प्रेजेंट, यानी न्यूट्रल कंपाउंड है बेटा जिनके वैलेंस शेल में उनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जिनके सेंटर का ऑक्टेट पूरा नहीं है, या ऑक्टेट पूरा है तो उसके वैलेंस मतलब उसके पास जो सेंटर एटम है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। यदि ऐसा है तो वो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल है। या उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, न्यूट्रल है, तब भी वो लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे देखिए BCl2 BH3 ZnCl2 AlX3 FeX3 CH3 रेडिकल CH2 ये होता है कार्बन होता है CH2 BX3 एटसेट्रा। ये हो गया बेटा कौन से? इनके ऑक्टेट पूरे नहीं है। और बात करते हैं SnCl4 SiCl4 PCl5 SF4 IF5। देखिए इन सब में क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या है? प्रेजेंट है। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, ऑक्टेट इनका पूरा है लेकिन इसके बाद भी इनके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए ये लोन पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसीलिए वो क्या है? लोन पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट पूरा है लेकिन क्योंकि जब सेंटर एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। अब अगला ब्रैकेट नंबर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल बात से लगा है न्यूक्लियस लविंग, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच चीज है जो क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज से कंबाइन हो जाता है। देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस पूरी की पूरी फ्री रेडिकल को छोड़ दें तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करती है। आपका रिएजेंट या तो न्यूक्लियोफाइल होगा तो सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा।
फ्री रेडिकल रिएक्शन को छोड़कर बाकी जितनी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट में एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हम बात करें न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करें, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डोनर इज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डोनर इज न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें बड़ा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे वही चार्ज और न्यूट्रल। तो पहला चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जैसे इलेक्ट्रोफाइल था चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल। वैसे ही आपका होगा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। निगेटिवली चार्ज जैसे H माइनस, OH माइनस, RO माइनस, CH3 माइनस, X माइनस, SH माइनस, RS माइनस एटसेट्रा। दूसरा क्या होता है बेटा, नेक्स्ट आपका है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह का होता है बेटा, एक वो टू टाइप्स, एक वो जिसके पास लोन पेयर हो, दूसरा वो जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो। Organic compound which have multiple bond also behave as nucleophile। यानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दो तरह का, एक वो जिनके पास लोन पेयर हो सेंट्रल एटम के पास, दूसरा वो जिनके पास कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, वो भी बिहेव करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो वही बात हो रही है। इसमें पहला टाइप क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड in which central atom has complete octet and have at least one lone pair इलेक्ट्रॉन। यानी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास कम से कम एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हो, तो वह बिहेव करेगा एज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जैसे NH3, RNH2, H2O, ROH, H2S, RSH, PH3, RPH2। यानी ऑक्टेट पूरा हो सेंट्रल एटम का और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो, तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। दूसरा क्या होता है, ये तो ए टाइप हो गया। बी टाइप क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon multiple bonds behave as न्यूक्लियोफाइल। यानी वो वाली कंपाउंड जिनमें कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होता है, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अगला आता है और टर्म है, ये टर्म हो रहा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कभी आप पहचानने के लिए आता है एम्बिडेंट
न्यूक्लियोफाइल। ये कभी कभार पहचानने के लिए आता है कि कौन सा आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है इन गिवन विच वन इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो पहले आपको ये बताना चाहिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। और सीधे बता एम्बिडेंट मतलब जो वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। क्या होगा? दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, दो तरफ न्यूक्लियोफाइल पर बिहेव करता है, वो कहलाते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा? स्पीशीज हैविंग टू nucleophilic center, species having two nucleophilic center, इसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, यानी इसमें क्या होगा? कंप्लीट ऑक्टेट and has at least one lone pair electron and other is charged। कौन सा? नेगेटिव चार्ज। यानी इसमें जो होगा जो सेंटर होगा वो एक होगा आपका न्यूट्रल, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो और एक लोन पेयर, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज होगा। behave as ambient न्यूक्लियोफाइल। जैसे साइनाइड होता है बेटा आपका, इधर से बिहेव करता है, इधर से, इधर से भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज से बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल, इधर लोन पेयर से बिहेव करेगा। और नाइट्रो ग्रुप में देखिए इधर ऑक्सीजन से, इधर नेगेटिव चार्ज से। तो ये दोनों क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल है। और क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और organometallic compounds behave as nucleophile, or nucleophile are Lewis base। nucleophile are Lewis base। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा? लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल बिहेव एज लुईस एसिड और न्यूक्लियोफाइल बिहेव एज लुईस बेस। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ किधर से किधर ज्यादा होगी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन जरा पूछ लेता विच वन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पर भी क्वेश्चंस उठते हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम रिएक्टिव होगा, उसकी बात करते हैं। उसके लिए पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल is called its nucleophilicity। reactivity of nucleophile is called its nucleophilicity। जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। कुछ ट्रेंड है बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है नेगेटिव चार्ज nucleophile is stronger than neutral। यानी जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा उसका स्ट्रेंथ न्यूट्रल उसकी करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। यानी OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी H2O से ज्यादा होगी, SH की न्यूक्लियोफिलिसिटी H2S से ज्यादा होगी, और RO की न्यूक्लियोफिलिसिटी ROH से ज्यादा होगी, एटसेट्रा। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है अक्सर।
न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases on moving left to right in a period, यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। जैसे CH3 माइनस की सबसे ज़्यादा, NH2 माइनस की उससे कम, OH माइनस की उससे कम और F माइनस की सबसे कम। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑर्डर पर क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी पर कई बार पूछा गया है, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ऑर्डर याद रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑर्डर याद रखना है, ज़्यादा आपको कुछ जरूरत नहीं है, ऑर्डर याद रखना है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी increases on moving down the group, यानी आयोडीन का ज़्यादा होगा, ब्रोमीन से उसका ज़्यादा होगा, क्लोराइड का हो सकता है, फ्लोराइड का, आयोडाइड का सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमाइड का, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड का, या SEH का ज़्यादा होगा SH से और उसका ज़्यादा OH माइनस से, या R3P का ज़्यादा होगा R3N से। ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट कॉन्सेप्ट आज का वो क्या है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है, if bulky group present on nucleophile center, it decreases न्यूक्लियोफिलिसिटी। यानी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा जब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेंगे। जैसे देखिए OH माइनस की ज़्यादा, CH3O की उससे कम, CH3 CHO माइनस CH3 की उससे कम, और टर्शरी ब्यूटिल की सबसे कम। क्योंकि जैसे जैसे बल्कनेस बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगी। इतने पॉइंट्स जितने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में बताया, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे क्वेश्चन बेटा आते हैं, तो आपको जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो सारे कॉन्सेप्ट यदि आपको याद रहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में कभी भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी हमारा जो अगला लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्केन्स, उसके बाद एल्कीन्स, फिर एल्काइंस, ऐसे कंटिन्यू चलता है। चैप्टर्स में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना, सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा बेटा। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ये भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।